नमस्कार साथियों, आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के फिजिक्स का टॉप 70 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और साथियों, इस 70 ऑब्जेक्टिव से बहुत सारा प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके जी, तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला नंबर सवाल आपके सामने है। तो मेरे भाई आप लोग भी आंसर को लगाते चलिएगा, जिससे कि आपको लास्ट में पता चलेगा इस 70 ऑब्जेक्टिव में आप कितना प्रश्न सही कर पाए हो। देखिएगा, यहाँ पे पहला नंबर सवाल है, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला जो बल होता है मेरे भाई, ये विद्युत क्षेत्र कहलाता है, जिसे हम ई के द्वारा दर्शाते हैं। सही जवाब आपका सी हो जाएगा। अब देखो, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, ये बात याद रखना है, और इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर होता है, ये बात आपको याद रखना है। चलिएगा, दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या होगा। तो जस्ट मैंने बताया कि E बराबर F अपॉन Q फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे बल का जो विमा होता है MLT इनवर्स 2 होता है, बट्टा में आवेश का AT होता है। इसको भी हम अगर ऊपर कर दे तो MLT, और ये वाला जाएगा ऊपर तो माइनस का 3 लग जाएगा, और ये जाएगा तो इनवर्स लग जाएगा। तो देख लो, MLT इनवर्स 3 A इनवर्स, यहाँ पे सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके मेरे भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तीसरा नंबर सवाल आ चुका है कि पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है। तो 80 होता है। 3 नंबर सवाल का जवाब आपका ए हो जाएगा। चलिएगा, 4 नंबर सवाल को देखते हैं कि आवेश का विमा होता है। आवेश का विमीय सूत्र तो हमने पढ़ा है, I बराबर Q अपॉन T होता है। हमें अगर Q निकालना है तो Q बराबर I इंटू में T बचेगा। I मतलब धारा, और धारा का मात्रक एम्पियर है, टाइम का टाइम लेंगे तो AT जो है ये आवेश का विमा है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आवेश का मात्रक मेरे भाई कूलम्ब होता है, ये बात याद रखिएगा, और आवेश एक अदिश राशि है, ये बात आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा, 5वां नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। यहां पे प्रश्न देखिए कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। तो आवेशित मेरे भाई, आवेश दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर हम किसी वस्तु को पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो उसका द्रव्यमान घट जाएगा, और अगर हम नेगेटिव चार्ज देते हैं तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि आवेशित किया गया है तो द्रव्यमान बढ़ या घट दोनों सकता है। करेक्ट आंसर आपका डी होगा। मेरे प्यारे भाई, एक बार क्लास को लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप पहली बार जुड़ रहे हो तो, क्योंकि इसी चैनल पर आपके लिए डेली क्लास लाया जाता है और वही क्लास जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल आपके सामने है कि विद्युत धारिता का विमा क्या होगा। तो आपने पढ़ा होगा, विद्युत धारिता के लिए C बराबर Q अपॉन V होता है। ये क्या है? Q मेरे भाई आवेश होता है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया। V क्या है? विद्युत विभव है, बस ये याद रखना है। अब देखो, आवेश का विमा क्या होता है? AT होता है, और विद्युत विभव का ML2 T इनवर्स का 3 और A इनवर्स होता है। अब इसको भी निकाल के दिखाना पड़ेगा क्या? आओ देखो, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है, V बराबर W अपॉन Q निकालते हैं तो यहाँ पे कार्य वाला का जूल होता है, और इसका जो विमा है ML2 और T इनवर्स का 2 होता है, और बट्टा में आवेश का AT। हम अगर इसको ऊपर करें तो ML2 और T इनवर्स 3 और A इनवर्स, कहीं ना कहीं मैंने यही बात यहाँ पे लिखा है। और अगर मैं इसको ऊपर कर दूं तो M पर पावर इनवर्स लग जाएगा, फिर L ऊपर जाएगा तो L इनवर्स 2 हो जाएगा, फिर T माइनस का 3 है ऊपर में, देखो अगर ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो T और ये 3 और 1 ये वाला तो 4 हो जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, और एक ये है तो 1 1 2 हो जाएगा, A2 हो जाएगा। तो देखो, M इनवर्स L इनवर्स 2 T4 A2, आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भैया यहाँ पे तो A नहीं है, A नहीं I है, तो I धारा का मात्रक एम्पियर लिखो, धारा का धारा लिख दो, वो आपका मतलब है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा। यहाँ पे प्रश्न आपके सामने है कि विभव प्रवणता बराबर क्या होता है। हमने पढ़ा है भैया, विद्युत क्षेत्र और विभव में एक संबंध है जिसे कहते हैं E बराबर माइनस dV बाई dx कहते हैं।
लेकिन उतना नहीं जाना है। इस dv अपॉन dx को हम कहते हैं विभव प्रवणता। क्या बताते हैं मेरे भाई? विभव प्रवणता बता के चलते हैं। विभव प्रवणता एक सदिश राशि है और विभव प्रवणता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। आपका सही जवाब dv अपॉन dx ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे 8 नंबर सवाल है, आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश क्या होता है? आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश मेरे भाई शून्य होता है। 8 का राइट आंसर ए हो जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात आपके लिए है, जितने भी साथी हमारे द्वारा तैयार 199 वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स नहीं लिए हो तो जरूर ले लीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स मिलेगा। यानी कि उसमें आपको इतना ही प्रश्न दिया जाएगा जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे नंबर ला पाओगे। और साथ में हमारे तरफ से हिंदी और इंग्लिश का नोट्स बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। तो मेरे भाई इसका चार्ज मात्र 199 रुपए है। आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हो 7070 82 16 85 नंबर पे। आप हमसे कॉल करके पहले बात कर लेना कि हाँ भैया हमें 199 वाला नोट्स परचेज करने हैं, तो मैं आपको बता दूंगा सारा कुछ मेरे भाई। चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से हो, ये दोनों के लिए तैयार हो चुका है। तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दिया जाएगा और उसी से एग्जाम में आएगा, वो हमारी गारंटी होगी। बस आप लोग पढ़ लीजिएगा, वो आपकी गारंटी होनी चाहिए मेरे भाई। चलिएगा 9 नंबर सवाल को देखते हैं। 9 नंबर सवाल यह है कि माइक्रोफैराड किसका मात्रक है? माइक्रोफैराड, पिकोफैराड या फिर सिर्फ फैराड आएगा तो धारिता का मात्रक है। 9 का सी हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर है? तो विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर है, जो कि मैंने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपको बता चुका है। देखो यहां पे निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा और यह सबसे आसान प्रश्न है। चलिएगा 12 नंबर सवाल को देखते हैं। प्रश्न है, आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग कितना होता है? शून्य होता है। 12 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिएगा 13 नंबर सवाल है, वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है, तो हाई वोल्टेज उत्पन्न करती है। 13 का सी करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर सवाल का जवाब बता दो, विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है? तो विभवांतर मापा जाता है। 14 का सी लगा दो। चलो जी 15 नंबर सवाल है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है? तो त्वरित होती है या फिर अपसरित होती है? बताओ जल्दी से। तो भैया अपसरित होती है। सही जवाब आपका सी हो जाएगा। चलिएगा आगे प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। अगर आपसे सिर्फ एमीटर का प्रतिरोध पूछता तो आप बहुत कम लगाते। अगर आपसे पूछता कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कैसा होता है, तब आप लोग अनंत बता के चलते। तो ये बात आपको याद रखना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहां पे कि व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग होता है, कहां पर होता है? तो उच्च तथा निम्न दोनों प्रतिरोध के मापन में होता है। सही जवाब आपका सी हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 18 का बताइएगा, प्रत्यावर्ती विभव लगाने पर एक दिष्ट धारा उत्पन्न कराने वाले संयंत्र का नाम क्या है? बताइएगा 18 नंबर सवाल का जवाब। तो मेरे भाई वो दिष्टकारी होता है। सही जवाब आपका ए हो जाएगा। ओके। अच्छा भैया दिष्टकारी क्या है? तो दिष्टकारी वह यंत्र है जो एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदल देता है। चलिएगा आगे प्रश्नों को देखते हैं। यहां पे प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का अपरिवर्तित रहता है। क्या अपरिवर्तित रहता है? तो वो होता है चाल और गतिज ऊर्जा दोनों ही अपरिवर्तित रहता है मेरे भाई। 20 नंबर सवाल का जवाब बता दो, पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण 8.0 × 10⁻22 और जूल प्रति टेस्ला होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक जूल प्रति टेस्ला होता है या फिर एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। तो ये भी बात आप लोग याद रखिएगा मेरे भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिएगा 21 नंबर सवाल को देखते हैं। प्रश्न ये है, धातु के बने किसी गोलक को चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करने पर उसकी दोलन की गति कैसी होती है? तो उसकी दोलनी गति अवमंदित होती है। सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति कैसी होती है? अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति स्थिर होती है, कांस्टेंट होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग बता के चलिएगा।
आइए नेक्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं। किसी m द्रव्यमान के v वेग से गतिमान कण का तरंगदैर्ध्य क्या होता है? किसी m द्रव्यमान के v वेग से गतिमान कण का जो तरंगदैर्ध्य है मेरे भाई, वो यहाँ पे लेमडा बराबर क्या होता है? h/mv। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे प्रश्नों को देखते हैं। टेस्ला इकाई होती है, टेस्ला किसकी इकाई है मेरे भाई, बताइएगा जल्दी से। टेस्ला किसकी इकाई है? 24 नंबर सवाल का जवाब आप बताओगे भैया। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है टेस्ला आए, या फिर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर आए, या फिर आपके सामने गॉस आ जाए, तो ये बात याद रखिएगा। ऐसे एक टेस्ला बराबर क्या होता है? 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये याद रखिएगा। एक बार आया था 5 टेस्ला वाला, इसका मात्रा क्या होगा? अगर 5 टेस्ला होगा तो भैया यहां पर भी आप लोग 5 लगा दीजिएगा, वेबर बट्टा में मीटर स्क्वायर, बस ऐसा ही होता है। 10 आएगा तो 10 लगा देना। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे 25 नंबर सवाल है कि चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण कितना होगा? विषुवत रेखा आया तो 0 डिग्री हम लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण पूछेगा तब हम लोग 90 डिग्री बताएंगे। चलिएगा अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न यह है कि कुछ पदार्थों की चुंबकशीलता 1 से कम होती है, उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होगी? जल्दी से बताइएगा। कुछ पदार्थ है जिनकी चुंबकशीलता 1 से कम है तो उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होगी? तो भैया सिंपल सा है, ऋणात्मक होती है। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिएगा आगे प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन टेंजेंट नियम के लिए सही है? टेंजेंट के नियम के लिए सही वाला बात बताएंगे, क्या हो जाएगा मेरे भाई? जल्दी से बता के चलो। 27 का तो आप बता रहे हो b बराबर BH tan थीटा होता है भैया, ऑप्शन नंबर ए लगा दो। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब बता दो। यहां पे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य क्या होगा? W बराबर mb 1 - cos थीटा, ऑप्शन सी होगा 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बच्चा पार्टी एक बार क्लास को लाइक कर दो जी, सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दो, क्योंकि आप लोग भूल गए हो तो जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर लो। और पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना आप लोग, क्योंकि इसी चैनल पे आपके लिए डेली क्लास लाया जाता है। देखो यहाँ पे जब एक चुंबकीय क्षेत्र में धातु का गोला गतिमान कराया जाता है तब वो गर्म हो जाता है। क्यों होता है गर्म भाई, बता दो। तो ये होता है क्योंकि इसमें भंवर धारा उत्पन्न होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो यहां पे प्रश्न है कि अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक क्या होगा? हेनरी हो जाएगा। 1 हेनरी बराबर 10⁻³ मिली हेनरी होता है। 10⁻³ यानी कि 1000 मिली हेनरी, बस याद रख लो ना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का जवाब बताओ। 1 हेनरी बराबर क्या होगा? 10⁻³ मिली हेनरी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं कि एसी परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है किसमें? तो प्रतिरोध में। एसी परिपथ यानी कि अल्टरनेटिंग करंट परिपथ में। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा कौन सी है? विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा का नाम यहां पे दिष्ट धारा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो 34 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। बताइएगा केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टता के बीच कालांतर क्या होता है? बताएंगे क्या होगा मेरे भाई? तो 90 डिग्री का होता है। सही जवाब आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। प्रत्यावर्ती धारा निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है? तो ऊष्मीय प्रभाव को यह प्रदर्शित करती है मेरे भाई। अगला प्रश्न का जवाब बताओ। एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान क्या होगा? 0 होगा। और अर्ध चक्र के लिए क्या होता है? 2I0/π होता है। तो यह भी बात आपको याद रखना है। चलिएगा आगे प्रश्नों को देखते हैं। 37 नंबर सवाल है। LR परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है? LR परिपथ की प्रतिबाधा वो क्या होती है मेरे भाई? तो वो होता है √R² + ω² L², ऑप्शन नंबर डी होगा। Z बराबर होता है फॉर्मूला, आप याद रखिएगा। ओके चलो बहुत अच्छे। 38 नंबर सवाल का जवाब बता दो आप लोग। प्रश्न है अपचाई ट्रांसफॉर्मर में कौन सी राशि घटती है? तो वोल्टेज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? मेरे प्यारे भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? बताइएगा। तो ध्वनि तरंग जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। आइएगा अगला प्रश्न को देखते हैं। गामा किरणों की तरह कौन होता है? गामा रेजर लाइक मेरे भाई किसके जैसा है बताओ? तो ये मेरे प्यारे भाई एक्स किरण के जैसा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो
क्योंकि गामा किरण और एक्स किरण दोनों ही विद्युत चुंबकीय तरंग है। आइएगा अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न ये है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, तो अनुप्रस्थ होती है। अगर ध्वनि तरंग पूछेगा ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, तो अनुदैर्ध्य होती है। आइएगा नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब ये रहा आपके सामने कि विद्युत चुंबकीय तरंगे विक्षेपित हो सकती है। कहां पर विक्षेपित हो सकती है? विद्युत क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में, या फिर दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। किस में हो सकती है मेरे भाई? तो ये हो सकती है दोनों में विक्षेपित। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा कि एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य लगभग कितनी होती है? एक्स किरण का तरंग दैर्ध्य भैया बताओ तो, अप्रोक्सीमेटली पूछा गया है, कितना होता है? तो आपने बताया भैया 1 एंगस्ट्रम के बराबर होता है। आइएगा अगला प्रश्न को देखते हैं कि एक पिन छिद्र कैमरा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये प्रकाश के रेखीय प्रसारण पर कार्य करता है मेरे भाई। देखो प्रश्न क्या है कि विस्थापन धारा का मात्रक क्या होगा? एम्पियर हो जाएगा। विस्थापन धारा है, विद्युत धारा आ जाए तो ये सब याद रखिएगा, इसका मात्रक एम्पियर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए बताएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न यहां पे देखो कि माइक्रो तरंगों की आवृत्ति कैसी होती है? माइक्रो तरंगों की आवृत्ति रेडियो तरंगों की आवृत्ति से क्या होती है? अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहां पे प्रश्न है कि तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। चलिएगा अगला प्रश्न। बच्चा पार्टी लगाते चलो आंसर, क्योंकि रखो सलाह वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। और आगे वाला लाइन आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना। यहां पे देखो, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है तो अवतल दर्पण हो जाएगा। चलिएगा आगे प्रश्नों को देखते हैं कि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? तो डायोप्टर होगा, और इसका दूसरा मात्रक मीटर इनवर्स। तो बी और सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी लगा के चलिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे प्रश्न है कि एक लेंस की फोकस दूरी अगर 20 सेंटीमीटर है तो क्षमता क्या होगी? P बराबर 100 बाय फोकस दूरी। हमसे क्या पूछा है? क्षमता। तो हम ऐसे करेंगे ना, P बराबर 100 और बाय देखो फोकस दूरी हमारा कितना दिया गया? 20 दिया गया। 20 से कम 20, 20 बचे का 100, तो P बराबर 5 डायोप्टर हो जाएगा। सिंपल है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तो उसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी? ये भी सीधे रूप से बढ़ जाएगी। ऐसे आवर्धन क्षमता के लिए क्या पढ़ा? m बराबर -L/FO, प्लस में क्या होता है? 1 प्लस यहाँ पे d बटा में FE। बस ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने कि पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का कारण क्या है? पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का कारण व्यतिकरण है क्या? बताओ जल्दी से। व्यतिकरण है? हाँ भैया व्यतिकरण है, इंटरफेरेंस है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब आप लोग बताओ। यहां पे प्रश्न है कि वायुमंडल की अनुपस्थिति में, क्या मेरे भाई वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? वायुमंडल का एब्सेंस है यहां पे, तो बता दो, तो काला दिखाई देगा भैया। ऑप्शन ए लगा दो। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न ये है, एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग कितनी होती है? फोकस दूरी है तो 2 सेंटीमीटर। अच्छा आप बताइएगा कि भैया स्पष्ट दृष्टि की, यहां पे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तब आप लोग बताइएगा 25 सेंटीमीटर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा कि प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं। प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन संबंध प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश के तरंगदैर्ध्य के लिए सही है? तो I समानुपाती 1/λ4 के होता है। यहां पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐसे व्युत्क्रमानुपाती होगा तो क्या होगा मेरे भाई? आप कमेंट करके बता दो। ये व्युत्क्रमानुपाती है। ओके, तो 56 नंबर सवाल का जवाब आपका डी हो जाएगा। ऐसे रेले का नियम पर, रेले के नियम के अनुसार प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता प्रकाश के तरंगदैर्ध्य के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है, याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। जीवाश्म की आयु कैसे पता की जाती है? किससे पता की जाती है मेरे भाई? तो वो कार्बन डेटिंग से पता की जाती है। आइए नेक्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं कि निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होगा? कौन सा हो जाएगा 58 का? तो भैया तीव्रता, इंटेंसिटी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि फोटोसेल किस पर आधारित है?
फोटो सेल आधारित है प्रकाश विद्युत प्रभाव पर, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब आप लोग बता दो। यहाँ पे ये बताया क्या मेरे भाई, एक मिनट, हाँ ये बता दिया। अब ये बताओ, यहाँ पे है कि प्रकाश विद्युत सेल क्या करता है। प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश को विद्युत में बदलेगा, बस याद रख लो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित में किस धातु का विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम है। विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम जो है वो सोडियम का होता है। कितना होता है, माइनस का कितना होता है मेरे भाई बताओ। माइनस नहीं होता भैया, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा, परमाणु का आकार क्या होगा। परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर। इसी तरह अगर पूछेगा कि नाभिक का आकार क्या होगा तो 10⁻⁻15 मीटर। ये दोनों याद रखिएगा, एग्जाम में कोई आ जाए। चलो यहाँ पे बताओ, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य क्या है। न्यूट्रॉन की गति को मंद करना, ऑप्शन ए हो जाएगा, न्यूट्रॉनों की गति को मंद करना। आइए अगला प्रश्न को देखिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। तो बामर श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। 65 नंबर सवाल है, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है। कंटिन्यूअस होता है, यानी कि सतत होता है। चलो प्रश्न है, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में यहाँ पे नीले रंग का मान, तो मैंने बताया था ट्रिक, बीबी रॉय जीवी। बीबी जीवी के लिए रो रही है 0 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे किसके लिए, नीला, ब्लू मतलब नीला होता है, कहीं ना कहीं 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। ये ब्लैक है, ये ब्राउन है, ये रेड है, ये ऑरेंज है, ये येलो है, ये ग्रीन है और ये ब्लू है। ओके चलो ट्रिक याद रख लो, यहाँ पे 1 या 2 ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आ जाता है। देखो यहाँ पे है, सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है, किससे प्राप्त करता है। तो नाभिकीय संलयन से, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताएंगे आप लोग, निम्नलिखित में कौन मूल कण नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल। अल्फा यहाँ पे पार्टिकल जो है ये नहीं है मूल कण, ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि अल्फा कण जो है मेरे भाई ये हीलियम का नाभिक है। किसका, हीलियम का नाभिक है। ये एग्जाम में आया है कि अल्फा कण क्या है, तो हीलियम का नाभिक। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा। ताप बढ़ेगा तो अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध घट जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और आज के क्लास का लास्ट सवाल है कि 35 का द्विआधारी तुल्यांक क्या हो जाएगा। तो आप सिंपल सा निकाल सकते हो, 35 लिखे और 2 से हम लगाते चलेंगे। 17 दूना के 34 होता है, शेष 1 बच गया। फिर 2 से लगाओ, 8 दूना के 16 शेष 1 बच गया। फिर 2 से लगाओ, 4 दूना के 8 शेष 0 बच गया। फिर 2 से लगाओ, 2 दूना के 4 शेष 0 बच गया। फिर 2 से 2 एकम 2 और शेष 0 बच गया। 1 0 0 1 1, नीचे से ऊपर जाना है। 1 3 को 0 1 1 1 3 को 0 है यहाँ पे और 1 1 है और द्विआधारी है तो 2 लगा दो। बस देखो तो किसमें है, 1 0 0 1 1, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई अगर इसी तरह आपसे 25 का पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। 15 का तो ये दोनों पूछा गया, 25 और 15 का पूछा गया है, तो याद रखिएगा 21 का भी एक बार पूछा गया है। तो आप हमें बताइएगा कमेंट करके कि मेरे प्यारे भाई आप हमें बताइएगा कि यहाँ पे 30 का क्या होगा। 30 का पूछा, हाँ 30 का आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ओके चलो, इस 70 ऑब्जेक्टिव में आपका कितना सही हुआ ये बताइएगा। क्लास कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।